स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस सुबह हो चुकी है और हम नहा धो लिए हैं और उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे। तो गाइस अभी हम ना रिवीजन कर रहे हैं। हमने पहले एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया था, मेंस पेपर का था, हमने लिखा था। बट अभी ना हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि जब मेरी क्लास कंप्लीट होती है तो हम पहले रिवीजन करते हैं जो भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर वीडियो लेक्चर वगैरह देखते हैं। तो हम जो भी पढ़े हैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, वो बता दिया जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम क्या पढ़े हैं। मैंने फर्स्ट में पहले हमने एक टेस्ट दिया था मेंस पेपर का, मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। चलिए उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। ये जो है मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, ये साइंस टेक का है। तो क्वेश्चन मैंने अपलोड भी किया है, आप मेरे कम्युनिटी में जा कर के देख सकते हैं, और मैंने आंसर पोस्ट भी कर दिया है। तो आप ये रही आपके क्वेश्चंस, और इसके अनुसार हमने डिफिनेशन दिया है। जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अनुसार हमने पार्ट बाय पार्ट हमने एक्सप्लेन किया है ना। तो इस तरह से हमने एक पहले फर्स्ट टाइम में सुबह सुबह मैंने एक टेस्ट दिया, उसके बाद हमने चलिए मैं घर गई थी तो मेरे बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अभी हम वैदिक काल में पढ़ रहे थे, हम वैदिक काल को आज हम कंप्लीट किए हैं। तो वैदिक काल में हम क्या क्या पढ़े हैं ना, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वैदिक काल में कुछ मेरा सेकेंड पार्ट जो है वो बचा हुआ है, तो अभी मैं पढ़ूँगी, मतलब 6 बजे से लेके 10 बजे तक। तो 4 घंटे का जो भी मेरा होगा, जितना भी मैं पढ़ पाऊँगी उससे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, है ना। तो हम चलिए इसके बारे में, वैदिक काल के बारे में हम जानते हैं। वैदिक काल का जो समय है, वैदिक काल ग्रामीण संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के मध्य समानताएं एवं असमानताएं, इसके बारे में हम जानेंगे। आर्य कहाँ से आए थे, समय काल का निर्धारण क्या था, आर्य कौन थे, भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था, उसके बारे में जानेंगे। वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। और वैदिक काल की सामान्य विशेषता क्या थी, और समकाल निर्धारण क्या था। ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में के जो लोग थे वो आर्य को कहा जाता था। आर्य को क्या चीज़ पसंद थी, वो युद्ध प्रिय लोग थे। और ये आर्य शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा से किया गया है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। और आर्य जो थे वो घुमंतु थे। आर्य किस किस रास्ते से कहाँ कहाँ गए हैं, जैसे कि यूरोप, तुर्की, इराक, ईरान। और आर्य कहाँ से आए थे, तो इसमें जो वैज्ञानिक हैं, जो इतिहासकार हैं, इन चीज़ों पे मतभेद हुआ है, क्योंकि गंगाधर तिलक कुछ और कह रहे हैं और सब इतिहासकार जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो फिर भी दयानंद सरस्वती जो कह रहे हैं वो हिमालय पर्वत तिब्बत क्षेत्र से, ये ऋग्वेद काल में है। और बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं आर्य उत्तरी ध्रुव से आया है। ऐसा क्यों कहते हैं, जो कि वैदिक इतिहास में 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसके अनुसार ना वो ऐसा कह रहे हैं। और 3 भागों में जो बांटा है आर्यों को, बाल गंगाधर, दयानंद सरस्वती और मैक्समूलर आर्य के माध्यम एशिया से आए थे, उसका कहना ये है। तो इसी को पूरा हमने पढ़ा है। इसी मैक्समूलर ने कहा आर्य भरोपीय समुदाय हैं, भरोपीय समुदाय जिसकी भाषा बोलते थे, और भरोपीय समुदाय की भाषा बोलते थे। और जितने सारे भाषा उत्पन्न हुए हैं, जितने सारे भाषा जन्म लिया है, वो सारे भाषा संस्कृत से ही है। ईरानीय धर्म ग्रंथ जो है उसमें
ईरानी के कथानक भारतीय आर्यों से समानता दर्शाते हैं। मतलब ईरान का जो बुक है वहाँ पे आर्यों के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जो भी है आर्यों के बारे में बताते हैं। और वैदिक काल का जो है कालखंड का विभाजन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व समय काल तक था, और खंड को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे ऋग्वेद काल। और आर्य कौन थे एवं कहाँ से आए थे? तो आर्य संस्कृति भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। वैदिक आर्य घुमंतु एवं जनजाति लोग थे, लेकिन कुछ समय बाद वो घुमंतु से वो अस्थाई हो गए थे और वो अच्छे से रहते थे। तो दयानंद सरस्वती की जो सारी डिफिनेशन है, जो मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि बोरिंग लगता है, जो मैंने थोड़ा सा कहानी के थ्रू जो प्री में पूछा जाएगा मैं उस हिसाब से। और आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में यहाँ पे पहले बताए हैं स्रोत, वैदिक साहित्य, नदियाँ। उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार, उत्तर भारत के मैदान क्षेत्रों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, राजा विदेह माधव की कहानी, ये सारी चीज़ें हमने लिखा है, आप देख सकते हो। और इसकी सारी जो छोटे पॉइंट में लिखे हैं उसके इतने सारे डिफिनीशंस हैं। फिर सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि हमने थोड़ा सा सेकेंड पार्ट में पढ़ा है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में हम बात करें, सेकेंड पार्ट भी इसी में ले लेती हूँ। देखो, वैदिक काल के पार्ट 2 जो है, वैदिक काल की सामाजिक दशा क्या थी? समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार प्रणाली थी। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, इस काल में वर्ण व्यवस्था जन प्रधान हो गया था, जन्म प्रधान। और ऋग्वैदिक काल में चतुवर्ण व्यवस्था हो गया था, कर्म प्रधान, जैसा कर्म करोगे वैसे। अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी ब्राह्मण हैं, फिर हम लोग बिजनेस करने लगते तो वो वैश्य में हो जाते, जो कुछ नहीं करते हैं उसे शूद्र कहा गया था। तो इस तरह से उस टाइम की थी वर्ण व्यवस्था। तो उस जो महिला की स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ऋग्वेद काल में जो महिला की स्थिति वो बहुत अच्छी थी। वो शिक्षा का अधिकार मतलब लेती थी, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, बहु विवाह का संयुक्त प्रचलन सुक्त से आया गया था। और महिला अपने पति के साथ सभा समिति में भाग लेती थी। तो महिला की जो थी वो बहुत अच्छी थी। और इस तरह से हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है कुछ डिफिनीशन। उसके बाद हम महिला के डिफिनीशन देखने वाले थे, तो टाइम हो चुकी थी तो हमने पढ़ नहीं पाया। फिर अब हम शाम को पढ़ने बैठेंगे तो कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, फिर चलिए मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।